गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है ये हमें देखना है। यहाँ पर डेफिनेशन है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कहें या इंटीग्रेशन कहें एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और इनडेफिनिट इंटीग्रल का क्या मतलब होता है वो भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम इंटीग्रेशन वर्ड को डेफिनेशन बता रहे हैं। द प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड अ नोन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द गिवन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नोन एज इंटीग्रेशन। अगर हम बच्चों बात करें इंटीग्रेशन के मीनिंग की, वर्ड मीनिंग, तो इंटीग्रेशन का मतलब है, इंटीग्रल का मतलब होता है जोड़ना, द सम ऑफ। कभी कभी ओटी क्वेश्चन भी बनता है। तो द वर्ड मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन या इंटीग्रल इज द सम ऑफ, मतलब उनको आपको प्लस करना या जोड़ना। तो यहाँ पर हम एक और डेफिनेशन लेते हैं इंटीग्रल की, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का एक अपोजिट प्रोसेस है। और इंटीग्रेशन को हम मान लें हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है, तो इसके इंटीग्रेशन को हम इस तरीके से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं f(x) dx। ये फंक्शन और dx यहाँ पे शो करता है कि हमने किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम बोलेंगे f(x) dx। अभी बच्चों हम इसके पहले की ओर आगे बढ़ें, हम कुछ फार्मूले जो बेसिक फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, इनको हम आपको समझाना चाहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये फार्मूले याद करने हैं, लर्न करने हैं। मैं एक बार आपको सारे फार्मूले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सबसे बेसिक फार्मूला है फर्स्ट फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। तो यहाँ पर क्या होगा कि x की पावर में 1 प्लस हो जाएगा और प्लस होके जो नंबर आएगा उसी से डिवाइड कर देंगे। तो x पावर n का इंटीग्रेशन होगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, जो पावर होती तो उसको आगे लाते थे और ऊपर एक पावर कम हो जाती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक पावर प्लस होगी और उसी से डिवाइड कर देंगे। प्लस c, यहाँ पर प्लस c ये कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इनडेफिनिट इंटीग्रल के हर क्वेश्चन में प्लस c लगेगा, फार्मूले में भी लगेगा। क्यों लगता है ये अभी हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे वापस। अभी हम फार्मूले देख रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/x dx का इंटीग्रल होता है log x प्लस c। e टू द पावर x का इंटीग्रल होता है e टू द पावर x प्लस c। सब में लगेगा, हम बोले नहीं बोले, ये अंडरस्टूड है, ये लगता है। 1/√x dx का इंटीग्रल होगा 2√x प्लस c। 1/x² का इंटीग्रल होगा -1/x प्लस c। a टू द पावर x का इंटीग्रल होगा a पावर x अपॉन log a प्लस c। केवल dx लिखा है, यहाँ पर नंबर भी कोई हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो dx लिखा है तो dx का इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस c। अब मान लीजिए यहाँ लिखा होता 5dx, तो 5 तो आगे आ जाता, तो x का dx का इंटीग्रल हो जाता x, तो आंसर आता 5x। sin x का इंटीग्रल होता है cos x, cos x का इंटीग्रल होता है माइनस sin x। sec² x का इंटीग्रल होता है tan x। cosec² x का इंटीग्रल होता है माइनस cot x। एंड sec tan x का इंटीग्रल होगा sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा माइनस cosec x प्लस c। tan x का इंटीग्रल होगा log sec x प्लस c। cot x का इंटीग्रेशन होगा log sin x प्लस c। एंड ये इंटीग्रेशन आपके 6 इंटीग्रेशन एक साथ हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका आंसर निकलता है 1/√1 - x² dx का इंटीग्रेशन होगा sin इनवर्स x। और अगर यहाँ पर आपने एक फार्मूला याद कर लिया है तो दूसरा फार्मूला आपको फ्री में मिलने वाला है। कैसे कि केवल अगर माइनस लगा दें हम फंक्शन के साथ में तो वो cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाता है। इसी तरीके से 1/1 + x² x का इंटीग्रल होगा tan इनवर्स x। लेकिन अगर हम फंक्शन के साथ माइनस लगा दें तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा cot इनवर्स x।
1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल होगा sec स्क्वायर x, और माइनस अगर लगा दें फंक्शन के साथ तो 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रल होता है cosec इनवर्स x प्लस t। तो ये बच्चों कुछ फार्मूले हैं जो आपको चैप्टर शुरू करने से पहले याद करने पड़ेंगे डेफिनेटली। जब ये फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, इनको एक बार लिख के भी देख लीजिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन करना आसान होगा। ये है, और हम अभी आपसे कह रहे थे कि एक दूसरी डेफिनेशन, अल्टरनेटिव डेफिनेशन दी थी इंटीग्रेशन की हमने, कि इंटीग्रल इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है और ये कैसे होगा? नंबर 1। नंबर 2, आप देख रहे हैं कि हमने इंटीग्रेशन के हर फार्मूलों के साथ में प्लस टी लगाया है। टी का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या मतलब है और क्यों लगाते हैं, दोनों बातें आप समझ लें। मान लीजिए हम यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये हमने यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया, f(x) कह दें या y कह दें। अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, और 2 आगे है और x स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 3x का डिफरेंशियल 1 होता है तो 3 आ जाएगा, और 5 का डिफरेंशियल 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस फंक्शन का जो डिफरेंशियल आया वो आया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब हमने अभी डेफिनेशन दी है कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये कि अभी हमने फंक्शन का डिफरेंशियल किया और जो डिफरेंशियल आया इसका हम वापस इंटीग्रेशन कर दें तो हमें ये फंक्शन मिल जाना चाहिए। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन dx, इसका हम वापस इंटीग्रल कर रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? x के रेस्पेक्ट में। तो इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, दोनों तरफ हमने dx पर dx मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ dx से dx कैंसिल होके और dy का इंटीग्रल y आ गया, नो प्रॉब्लम। इसको अगर हम अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 dx, तो 3 आगे आ जाएगा और x स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा, एक पावर ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी तो x पावर 3 अपॉन 3, x पावर 3 अपॉन 3 प्लस 4 आगे आ जाएगा और x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पर 3 आगे जाएगा और dx का इंटीग्रल हो जाएगा x। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया x क्यूब प्लस 2 2 या 4 तो 2x स्क्वायर प्लस 3x। क्या बच्चों हमें वापस वही फंक्शन मिल गया? देखते हैं कि ये वाला फंक्शन मिलना चाहिए था y, तो देखते हैं मिला कि नहीं मिला। x क्यूब नो प्रॉब्लम, 2x स्क्वायर 3x, लेकिन 5 यहाँ से गायब हो गया। तो ये जो 5 है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैनेज करने के लिए, इस नंबर को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में प्लस c लगाते हैं। तो c क्यों लगाते हैं ये एक बात समझ में आ गई बच्चों। नंबर 2, ये भी अब प्रूफ हो चुका कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि हमने एक फंक्शन लिया था, फंक्शन का डिफरेंशियल किया तो हमें ये मिला, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का हमने वापस इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें वापस वही फंक्शन मिल गया एक्सेप्ट ए कांस्टेंट नंबर। उस कांस्टेंट नंबर को मैनेज करने के लिए हमने हर क्वेश्चन में प्लस c लगाना होता है। ये दोनों बातें यहाँ पर आपको बच्चों क्लियर हो गई होंगी कि, और इसीलिए ये इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस c लगाना होता है, क्लियर नहीं होता है कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर क्लियर नहीं होता है। इसलिए हम इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन कहते हैं। आगे जब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे
डेफिनेट इंटीग्रल, तो वहाँ पर हमें ये c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी होंगी और उस केस में हम इसकी कांस्टेंट की एक एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएंगे। उस केस में तब हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया करेंगे। तो अभी हम इसके बाद आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको इस पीरियड में कराएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आज बेसिक क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आप फॉर्मूले याद कर लें और फिर आप वो छोटे छोटे क्वेश्चन कर पाएँ। तो अब हम आपके लिए ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और बड़े बेसिक से क्वेश्चन हैं और सिंपल से क्वेश्चन हैं, इनको हम स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 5 टू द पावर x। ठीक है, ऐसे केस में अगर किसी फंक्शन के साथ नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो नंबर आगे आ जाएगा। तो 5 इंटीग्रल ऑफ टू द पावर x, ठीक है, और 5, और जैसा हमें मालूम होता है कि e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x भी होता है, तो हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c। बच्चों हर हालत में आप हर आंसर के साथ लगाइएगा। अगर आप प्लस c नहीं लगाते हैं तो एक टेक्निकल मिस्टेक मानी जाती है और इसमें आपके नंबर कटने की संभावना बनी रहती है, तो प्लस c आप लगाइएगा। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन 2 ले लें और आसान सा क्वेश्चन हमने फिर से लिया है, इंटीग्रल ऑफ 7 sin x dx। 7 कांस्टेंट है, हम आगे ले लें तो sin x dx इक्वल टू 7, और sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x प्लस c, तो ये आंसर आ जाएगा -7 cos x प्लस c। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है tan स्क्वायर x इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x dx। तो बच्चों tan स्क्वायर x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन का, इसलिए हमें इसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमें मालूम होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। इसकी जगह हम लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये होगा। और इसके बाद हम दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लें, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल स्टूडेंट्स आपको पता है क्या होता है, tan x होता है। ये tan x माइनस 1 dx का इंटीग्रल हो जाएगा x और प्लस c। तो इस तरीके ये क्वेश्चन बच्चों कभी कभी आपका ओटी में पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप याद रख सकते हैं या शॉर्ट में आप करके भी देख सकते हैं कि tan इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू tan x माइनस x प्लस c। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। बड़ा सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx इक्वल टू, हम इसको सेपरेट कर लें, फंक्शन को अलग अलग कर लें, तो sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अलग अलग कर लिया, या आप यहीं पे अंदर ही सॉल्व करना चाहते तो भी कर लेते, नो प्रॉब्लम। कुछ केस में sin स्क्वायर x के sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया, अब ये cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर x होगा cosec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x dx। और ये इंटीग्रल बच्चों आपको पता होते हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा tan x माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा माइनस cot x
और प्लस की हम यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे तो आंसर हमारे पास आएगा tan x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा tan x प्लस cot x प्लस c एंड दिस इज आंसर। चलिए बच्चों, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कभी कभी ओटी में पूछ लेते हैं। तो देखिएगा e टू दी पावर log x dx। हमें मालूम होता है e और log आपस में यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, तो ये होगा x dx और आपको x का इंटीग्रल पता ही होता है x स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज आंसर। तो कभी कभी अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है ओटी में कि e पावर log x का डिफरेंशियल, तो आप इस तरीके से कर देंगे। हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 वर्ड या 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या टेक्निकल भी है। देखिए जरा कैसे करेंगे उसको। e टू दी पावर a log x प्लस e टू दी पावर x log a dx। यहाँ पर एक फार्मूला लगने वाला है बच्चों कि log m पावर n इक्वल टू होता है n log m। अगर इधर से देखें तो n log m होता तो ये फार्मूला बनेगा log m पावर n। वही बात यहाँ पे लागू हो रही है। a log x है तो हम इसको लिख सकते हैं e पावर log x पावर a। ये जो a है वो पावर में आ जाएगा। इसी तरीके से ये e पावर log a पावर x, ये जो x है वो पावर में आ जाएगा। फार्मूला हमने आपके सामने लिख रखा है तो ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। जैसे कभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था e और log कैंसिल कर दें तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारे पास x पावर a और यहाँ बचेगा e और log कैंसिल होने के बाद a पावर x, ठीक है। और अब हम इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लें, इंटीग्रेट कर लें। x पावर a dx प्लस a पावर x dx अलग अलग कर लिया हमने। तो x पावर a का डिफरेंशियल x पावर n के फार्मूले से होगा तो x पावर a पावर 1 प्लस हो जाएगी तो x पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस a पावर x का डिफरेंशियल a पावर x अपॉन log a बेस e और प्लस c। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लें। अगर ये भी ओटी में आया 1 वर्ड में आया तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस 3 साइन x टू माइनस 3 साइन x अपॉन cos स्क्वायर x dx। इसको हम दोनों के नीचे अलग अलग कर लें तो 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 साइन x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये आपका हो जाएगा 2 और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को लिखते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस 3। यहाँ पर cos स्क्वायर x को अगर हम 2 बार लिखें तो sin x अपॉन cos x टैन हो जाएगा, 1 अपॉन cos x sec x हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं sec x tan x। और अब हम दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रल 2 sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल 3 sec x tan x dx। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल बच्चों होता है tan x, तो हम इसको लिख देंगे tan x माइनस 3 बाहर आ जाएगा और sec x tan x का इंटीग्रल होता है sec x। ये आपका हो जाएगा sec x प्लस 3 हम जरूर लगा दें और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c। चलिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस cos x dx। इस फंक्शन को हम पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर लें तो उस केस में हम 1 माइनस cos x डिनोमिनेटर में है
तो 1 प्लस कॉस एक्स का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें और 1 प्लस कॉस एक्स का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर होगा कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, यहाँ नीचे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और हम को सेपरेट करें तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स करेंगे तो कॉट एक्स हो जाएगा, तो ये आपका होगा कॉस एक्स कॉट एक्स प्लस ये होगा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स कॉट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल तो हमें मालूम है कि माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, तो हम कॉट स्क्वायर एक्स को लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉस एक्स कॉट एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। और अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट एक्स, ये आपको हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस 1 डी एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 3। अगर हम चाहें तो माइनस तीनों जगह से कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का ये आंसर निकाल लेंगे। चलिए बच्चों, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन दी है कि एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई, 0 to पाई में यहाँ पर एक्स है, तो हम ये देखते हैं कि cos x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम cos x को लिख दें sin इनवर्स x sin पाई बाई 2 माइनस x 90 माइनस थीटा। तो उस केस में sin इनवर्स और sin कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ पर पाई बाई 2 का इंटीग्रल 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट माना जाएगा, तो 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और प्लस 3, यहाँ पर आंसर आएगा माइनस 1 प्लस सी। देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है और आपको भी ध्यान देना होता है, कभी कभी हम इंटीग्रल करते करते डिफरेंशियल कर जाते हैं, वही हमसे भी यहाँ पे गलती हुई है। ये एक्चुअल में इंटीग्रल है और हमने पाई बाई 2 कांस्टेंट मान के उसका डिफरेंशियल 0 रख दिया और x को डिफरेंशियल 1 कर दिया, जबकि हम यहाँ पर डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 dx, अगर हम अलग अलग करें, और माइनस एक्स dx, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रल हो जाएगा x, और यहाँ पर x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, एंड दिस इज आंसर, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो अब हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज के पीरियड का, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस लॉग एक्स dx। यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं लॉग m पावर n का, ये माइनस 1 माने और ये पावर में आ जाएगा e टू द पावर लॉग x पावर माइनस, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा और माइनस 1 ऊपर आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम, आपको पता होना चाहिए,
log m पावर n इक्वल टू होता है n log m, हमने पहले ही बताया था। और इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ओटी क्वेश्चन हो सकता है, वन वर्ड क्वेश्चन हो सकता है। ई और लॉग कैंसिल होकर हमारे पास आ गया -1 अगर यहाँ पर हम इंटीग्रल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। इसको क्यों, -1 + 1 करेंगे तो ये 0 दिखाई देने लगेगा। तो हम इसको लिखें 1/x dx, और 1/x का इंटीग्रल हमारे पास होता है log x, तो हम इसको कह दें 1/x का इंटीग्रल log x प्लस c, और ये बच्चों हमारे पास आंसर होगा। ये वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, ओटी में भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से बच्चों आज हमने इंटीग्रेशन के चैप्टर का स्टार्ट किया। स्टार्टिंग आपको बताया है, इंट्रोडक्शन बताया, फार्मूले आपको बताए, प्लस उसके बेसिक क्वेश्चन बताए कि फार्मूले किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आपको ये जो फार्मूले हमने आपको आज बताए हैं ये याद हो। साथ में डिफरेंशिएशन के फार्मूले जरूर आप एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि कभी कभी वो फार्मूले भी आपको यूज होते हैं। और अगर डिफरेंशियल का फार्मूला है याद है तो जैसे अभी हमने बोला था इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन, तो वो आपको मदद करेगा। तो हम चाहेंगे कि जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलें तब तक आपको ये सारे फार्मूले इंटीग्रेशन के याद हैं। थैंक यू।